अब हम इन वाच्य के प्रकारों को या बोलने के प्रकारों को उदाहरण के आधार पर सीखेंगे। जैसे पहला वाक्य है, रिक्त स्थान उच्चै हस्यते, और यहाँ कोष्ठक में शब्द दे दिया जन। अब नियम आपको पता ही है कि जहाँ पर भी यते यते क्रिया है, यते यते क्रिया मतलब हुआ कि या तो वो भाववाच्य की क्रिया है या वो कर्मवाच्य की क्रिया है। अब यहाँ पर कर्म तो दिखाई दे नहीं रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये भाववाच्य क्रिया है। तो जो कोष्ठक में दिया हुआ शब्द है इसमें हमें उचित विभक्ति लगानी है। और ये भी मैंने पिछले उसमें बताया था कक्षा में कि जो कर्ता होता है उसमें चाहे वो कर्मवाच्य हो चाहे वो भाववाच्य हो, तृतीया विभक्ति आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जन शब्द में हम कौन सी विभक्ति लगाएंगे, तृतीया विभक्ति। रूप बन जाएगा जनेन हस्यते अथवा जनई। यहाँ हम बहुवचन का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर जब ये भाववाच्य है बहुत सारे मनुष्यों के द्वारा हंसा जाता है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य है खाली स्थान वृक्षस्य अधः तिष्ठति, और ब्रैकेट में शब्द दे दिया तद पुल्लिंग। इसका मतलब क्या हुआ, हमें तद शब्द का पुल्लिंग में जो भी रूप बनेगा वो यहाँ रिक्त स्थान में भरना है। और यहाँ पर मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि जब हम किसी भी कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य अथवा भाववाच्य में परिवर्तित करते हैं तो उस वाक्य के केवल तीन ही शब्दों में परिवर्तन होता है, एक कर्ता में, एक कर्म में और एक क्रिया में। इसके अतिरिक्त और किसी भी अव्यय का प्रयोग हो रखा हो, वहां पर किसी भी विभक्ति का प्रयोग हो रखा हो, चाहे वहां संबंध हो, अपादान हो, संप्रदान हो, कोई सा भी कारक उस वाक्य में प्रयोग में लाया गया हो, उन शब्दों में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो शब्द वैसे के वैसे ही रहते हैं। जैसे यहाँ पर वृक्षस्य षष्ठी विभक्ति है, अधः अव्यय है। अब तिष्ठति, अब यहाँ पर क्योंकि तिष्ठति दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ जो रूप आएगा वो तृतीया विभक्ति का नहीं आएगा, क्योंकि जो क्रिया है वो कर्तृवाच्य की है। जब क्रिया कर्तृवाच्य की है तो हमें वो कर्तृवाच्य वाला नियम ही ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सह वृक्षस्य अधः तिष्ठति, यहाँ होता स्थीयते। तब हम यहाँ रिक्त स्थान में क्या भरते, तब ये स्थीयते से पता लग रहा है कि यहाँ पर ये कर्मवाच्य का है, इसलिए यहाँ फिर तृतीया विभक्ति आ जाती। तेन वृक्षस्य अधः स्थीयते। तो हमें अभ्यास करते समय ये भी ध्यान में रखना है कि क्रिया जो है वो कर्तृवाच्य की है या कर्मवाच्य की है। वाक्य ऐसे भी पूछा जा सकता है परीक्षा में कि मया विद्यालयः रिक्त स्थान और यहाँ पर दे दिया गम धातु और लट लकार।
तो गम धातु लट लकार, इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें यहाँ पर क्रिया भरनी है। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि कर्ता तृतीया विभक्ति का है और जो कर्म था वहाँ पर प्रथमा विभक्ति आई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कर्तृवाच्य का वाक्य नहीं है, अपितु ये कर्मवाच्य का वाक्य है। जब ये कर्मवाच्य का वाक्य है तो गम धातु का विद्यालय के अनुसार क्या बन जाएगा? गम्यते। अगर मान लीजिए यहां पर वाक्य होता, चौथा वाक्य में अहम विद्यालयम, खाली स्थान, और यहां पर सेम गम धातु और लट लकार दिया हुआ होता। अब यहां क्या भरना है हमें? जब हमने यहां पर देखा कि ये कर्मवाच्य का था तो हमने गम्यते भरा था, किंतु अब यहाँ ये क्योंकि अहम विद्यालयम, यहाँ तृतीया विभक्ति नहीं है, प्रथमा विभक्ति है, कर्ता में प्रथमा आती है, कर्म में द्वितीया आती है और कर्ता के अनुसार ही क्रिया आएगी। तो गम धातु का लट लकार में क्या बन जाएगा? गच्छामि, अहम विद्यालयम गच्छामि। इस प्रकार किसी भी तरह से परीक्षा में पूछा जा सकता है, चाहे तो वहाँ पर क्रिया का प्रयोग पूछ ले, कर्ता का पूछ ले, कर्ता में कौन सी विभक्ति आती है ये भी पूछा जा सकता है, और अगर वो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि वहाँ कर्म में रिक्त स्थान रखे, जैसे वाक्य है वह बालक को देखता है। अब एक बालक को देखता है, इसका वाक्य बन जाएगा सह बालकम पश्यति। परीक्षा में पूछा जा सकता है तेन रिक्त स्थान दृश्यते। मतलब क्या हुआ कि यहां पर अब हमें बालक शब्द का उचित रूप लगाकर लिखना है, यानी कर्म में कौन सी विभक्ति आती है? प्रथमा। तो यहां बालकम के स्थान पर क्या हो जाएगा? बालकः, तेन बालकः दृश्यते। इस प्रकार हमने सीखा कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे बदलते हैं, कर्मवाच्य क्या होता है, भाववाच्य क्या होता है। भाववाच्य में केवल हमें ये ध्यान रखना है कि जो उसके साथ में हम क्रिया का प्रयोग करते हैं वो सदैव प्रथम पुरुष एक वचन की लगाते हैं। धन्यवाद।